गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो लास्ट टॉपिक बचा है जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कंसेप्ट लाया गया है, ये एक्चुअली 2008 से आया है, तो बहुत ज़्यादा पुराना एक्ट नहीं है ये। तो ये जो एक्ट है, ये क्यों लाया गया था? तो इसमें दोनों चीज़ों की बेनिफिट मिलते हैं। आपने जो दो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े इस साल में, कौन कौन से? पार्टनरशिप फर्म और कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट। सो इसमें कुछ कंपनी के बेनिफिट भी मिलते हैं और कुछ पार्टनरशिप के बेनिफिट भी मिलते हैं, और दोनों मिला के एक नया हाइब्रिड फॉर्म बनाया गया, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो एक छोटा सा एक्ट है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे और पूरी क्लास आज कंक्लूड हो जाएगी। सो इसमें क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले तो इसमें भी, जैसा कि आप जानते हैं, सेक्शंस रहते हैं, तो 81 सेक्शंस दिए गए हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। तो ये जो शेड्यूल्स वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं? इसमें कुछ ना कुछ फॉर्मेट बताए जाते हैं, जैसे मैंने बताया था। शेड्यूल 1 जो दिया गया है इन द कंपनीज एक्ट, उसमें मेमोरेंडम आर्टिकल्स इसके फॉर्मेट दिए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था, शेड्यूल 3 बताया गया है इन कंपनीज एक्ट, उसमें पी एंड एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनके फॉर्मेट्स दिए गए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी शेड्यूल्स दिए गए हैं एलएलपी एक्ट में। एलएलपी एक्ट में 4 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल जो है वो क्या बताता है? वो बताता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप डीड थी, उस प्रकार से यहाँ पे भी एक डॉक्यूमेंट बनता है, एलएलपी एग्रीमेंट। वो एलएलपी एग्रीमेंट में क्या राइट्स और ड्यूटीज रहेंगे पार्टनर्स के, वो बताया होता है। सबसे पहले तो ये बात बता दूं, इसको पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगता, इसके लिए अलग एक्ट है, तो पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगता है, कंपनीज एक्ट भी नहीं लगता है। फिर सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल कन्वर्जन से डील करता है। जैसे कि अगर आपको कन्वर्ट करना है आपकी एक एग्जिस्टिंग फर्म को या फिर एक एग्जिस्टिंग कोई कंपनी को इनटू एलएलपी, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो चीज आपको बताई गई है इन दी नेक्स्ट शेड्यूल्स। एक सेकेंड, नेटवर्क रिस्टार्ट हो रहा है मेरा सिस्टम, तो मैं फिर भी आपको तब तक बता देता हूँ। तो जो सेकेंड शेड्यूल है वो किससे डील करता है? वो डील करता है फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू एलएलपी। आप अभी तक एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे थे, चला रहे थे, पर एलएलपी एक अच्छा ऑप्शन लगता है आपको, आपको लगता है कि एलएलपी बना के काम करना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप अपनी फर्म को बंद करो और फिर से न्यू एलएलपी बनाओ। तो ये इसके बदले इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि आप शेड्यूल 2 में जो हमने बताया है वो प्रोसेस फॉलो करो, और आप डायरेक्टली आपको कन्वर्ट करने का ऑप्शन है आपकी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म को इनटू एलएलपी। तो ये पहली चीज। फिर थर्ड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल भी कन्वर्जन की बात करता है। जैसे अगर आप समझो एक प्राइवेट कंपनी चला रहे थे, तो प्राइवेट कंपनी को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थर्ड शेड्यूल जो है वो फॉलो करना है और यू कैन कन्वर्ट अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ एलएलपी। इसी प्रकार से अगर आप एक पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या पब्लिक कंपनी भी कन्वर्ट की जा सकती है? द आंसर इज यस, बट छोटी पब्लिक कंपनी। अब जब मैं बात कर रहा हूं छोटी पब्लिक कंपनी, तो कौन सी कंपनी? तो छोटी पब्लिक कंपनी मीन्स अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। आप एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी को नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो तो लिस्टेड है, बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, तो क्या आप उसको कन्वर्ट कर सकोगे? तो नहीं, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट लिस्टेड को नहीं कर सकते। तो फोर्थ शेड्यूल उसी से डील करता है, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। तो कैसे कन्वर्ट करना है वो बताया है, अपन थोड़ा बहुत देखेंगे। यहाँ पे भी जो एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो जैसे कि कंपनी लॉ में एडमिनिस्ट्रेशन के पावर्स दिए गए थे एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो, कंपनी अफेयर्स नहीं है। कॉर्पोरेट का क्या मतलब है? तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है जो भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है उसको हम कॉर्पोरेट बोलते हैं। तो एमसीए जो भी सेपरेट एंटिटी है उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि एक एलएलपी, एलएलपी को भी कंट्रोल करने का पावर जो है वो एमसीए को दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दिया गया है। सो यहाँ पे भी रजिस्ट्रार है और रजिस्ट्रार को पावर दिया गया है कि एलएलपी को रजिस्टर किया जा सकता है।
जो आगे नोट दिया है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया, पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी। अब एलएलपी का कंसेप्ट जो है वो क्यों आया ऑलरेडी बता दिया, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ बिजनेस व्हीकल। बिजनेस करने के लिए आप ये भी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं जिसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं फ्रॉम द कंपनी एंड कुछ बेनिफिट मिलते हैं फ्रॉम द पार्टनरशिप, और इसीलिए इसको हम हाइब्रिड भी बोलते हैं। इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप, दोनों के बीच का एक रास्ता है। ये बनाता कौन है? जो लोग बनाते हैं उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। जैसे कंपनी में जो लोग कंपनी बनाते हैं उनको हम मेंबर्स बोलते हैं, पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप बनाते हैं उनको पार्टनर्स बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो व्यक्ति इस एलएलपी को फॉर्म करते हैं उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं, क्योंकि ये भी एक पार्टनरशिप है बट विथ लिमिटेड लायबिलिटी। तो इसमें दोनों के बेनिफिट मिलते हैं आपको, लिमिटेड लायबिलिटी का भी बेनिफिट मिलता है जो कि एक कंपनी की तरफ से आता है, और दूसरा आप खुद ही मैनेज कर सकते हैं, बिजनेस सीक्रेसी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट नहीं है। जैसे पार्टनरशिप में था ना कि पार्टनर्स खुद ही बिजनेस चलाते हैं और खुद ही बिजनेस ओन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट नहीं है। सो कुछ पॉइंट्स कंपनी के आते हैं, कुछ पॉइंट्स पार्टनरशिप के आते हैं, और दोनों मिला के हमने एक एलएलपी बनाया। अब एलएलपी के पार्टनर बनना है तो कौन पार्टनर बन सकता है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। सो कौन कौन पार्टनर बन सकता है? सो पार्टनर बनने के लिए सबसे पहले तो इंडिविजुअल होना चाहिए या बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, दोनों बन सकते हैं। यानी इंडिविजुअल का मतलब है एक नेचुरल पर्सन जो कि नेचुरली बॉर्न हुआ है, और बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है एक आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कंपनी। सो कंपनी भी एलएलपी में पार्टनर हो सकती है बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर लेकिन पार्टनर कौन नहीं बन सकता ये बता दिया गया है, जो कि अनसाउंड माइंड का बताया गया है बाय अ कोर्ट। तो कोर्ट ने बोला है कि अनसाउंड माइंड का है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता इन दी एलएलपी। फिर अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का क्या मतलब है? जिसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है बट अभी उसके पूरे असेट्स लायबिलिटीज बेचने के हैं, बेच के पूरा पैसा ऐसा पे करके फिर डिस्चार्ज का ऑर्डर हो जाता है, इसके बाद वो डिस्चार्ज हो गया, यहाँ पार्टनर बन सकता है। बट जब तक अनडिस्चार्ज है, तो जब उसको इंसॉल्वेंट घोषित किया था वहां से डिस्चार्ज का ऑर्डर आने तक के वो पार्टनर नहीं बन सकता। इसके अलावा कोई व्यक्ति जिसको इंसॉल्वेंट होने के लिए लोगों ने कंप्लेंट डाले हैं या उसने खुद ने कंप्लेंट डाला है और वो कंप्लेंट पेंडिंग है, अभी कोर्ट देख रहा है कि क्या ये इंसॉल्वेंट हुआ या नहीं हुआ, वो व्यक्ति भी नहीं बन सकता। सो इंसॉल्वेंट नहीं भी हुआ है लेकिन उसने एक अर्जी डाला है, एक एप्लीकेशन डाला है इन द कोर्ट कि भाई मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, या तो उसने खुद डाला है या फिर किसी और व्यक्ति ने उसके ऊपर एप्लीकेशन डाला है कि इसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दो। तो ऐसे केसेस में वो पार्टनर नहीं बन सकता, तो अगर एप्लीकेशन पेंडिंग है तो यहाँ पे भी वो पार्टनर नहीं बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं बट यहाँ पे बन सकता है। देन मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में यहाँ बताया गया है, 2 जन कम से कम लगते हैं आपको, 2 रहेंगे तभी एक एग्रीमेंट हो पाएगा। और ये जो 2 लोग हैं अगर इनसे कम हो गए तो क्या होगा? जैसे 2 जन थे, एक की डेथ हो गई तो क्या होगा? तो सेकेंड पार्टनर को अपॉइंट करना पड़ेगा बाय दी वन पार्टनर। जो भी पार्टनर बचा है उसने एक दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जन मिनिमम चाहिए। अगर नहीं किया तो क्या होगा? तो वही होगा जैसा हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था सेक्शन 3A में, कि अगर यहाँ पे समझो एक ही पार्टनर बचता है तो उसको 6 महीने का टाइम दिया गया है, 6 महीने के अंदर उसको फिर से एक और पार्टनर को जोड़ लेना है ताकि वो 2 हो जाए, मिनिमम 2 हो जाए। अब अगर वो जोड़ लेता है तो ठीक है, नहीं जोड़ता है तो उसकी लायबिलिटी जो होगी वो पर्सनल हो जाएगी। आफ्टर 6 मंथ्स उसकी जो लायबिलिटी है वो इंडिविजुअल हो जाती है, पर्सनल हो जाती है। ठीक है, तो ये वही चीज बताई गई है जो हमने सेक्शन 3A में पढ़ा था इन दी कंपनीज एक्ट। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पार्टनर्स भी होते हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी। तो व्हाट आर द हु आर द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स? कौन है ये? तो ये पार्टनर्स ही हैं, लेकिन जैसा कि हर एक पार्टनरशिप में होता है कि हर व्यक्ति हर काम करता है, वैसे यहाँ पे भी होगा कि हर व्यक्ति हर काम करेगा, पर कंप्लायंस जो है, लीगल कंप्लायंस, जैसे आपको कुछ फाइलिंग वगैरह करना है रजिस्ट्रार के पास, तो ये सब कैसे किए जाएंगे? तो ये सब करने के लिए जिम्मेदार होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो जितने भी लीगल कंप्लायंस है उसके लिए हर पार्टनर जिम्मेदार नहीं होता। अगर एलएलपी ने कुछ गड़बड़ किया तो ऐसे केसेस में हर पार्टनर को नहीं पकड़ा जाएगा, जिसने गलत किया उसको पकड़ा जाएगा। और अगर लीगल कंप्लायंस की बात थी तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को पकड़ा जाएगा। सो डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब है
एक ऐसा व्यक्ति जिसको डेजिग्नेट कर दिया है कि तुम ये पूरा काम करोगे, लीगल कंप्लायंस जितने भी है तुमको देखना है, तो लॉ का जो भी फॉलो होना चाहिए वो होना चाहिए, वो तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर बुक्स वगैरह मेंटेन करना, ये सब चीजें डेजिग्नेटेड पार्टनर के काम में आएगी, यानी उनके काम में ये भी पॉइंट्स कवर होते हैं। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कम से कम 2 होना चाहिए हर एक एलएलपी में, जो कि इंडिविजुअल होना जरूरी है। तो देखो, पार्टनर तो कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होना जरूरी है। यानी इट इज कंपलसरी एक नेचुरल पर्सन ही डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट किया जाए, क्योंकि जेल वगैरह भेजना है तो इसको भेजा जाएगा। ठीक है, सो डेजिग्नेटेड पार्टनर कभी भी एक व्यक्ति रहेगा, वो कभी भी कंपनी वगैरह नहीं हो सकती, एक नेचुरली बॉर्न पर्सन होगा। अब लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि समझो 2 कंपनी ने मिलके एक एलएलपी फॉर्म किए थे, तो अब यहाँ तो पार्टनर है ही नहीं, सिर्फ यानी यहाँ पार्टनर जो है ये तो सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट ही है, यहाँ इंडिविजुअल पार्टनर तो है नहीं। तो यहाँ कैसे क्या आप डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर पाओगे? तो यहाँ पे ये जो कंपनी है, कंपनी एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगी एज अ रिप्रेजेंटेटिव, और ये जो व्यक्ति रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहलाएंगे। सो कभी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर व्यक्ति ही होगा, कंपनी नहीं हो सकती। कंपनी पार्टनर हो सकती है, बट कंपनी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं हो सकती। सो डेजिग्नेटेड पार्टनर पार्टनर कभी भी व्यक्ति रहेंगे। अगर कंपनीज ने बनाया है एलएलपी को, तो वहां तो कोई इंडिविजुअल है ही नहीं, तो ऐसे केसेस में दे विल अपॉइंट अ रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनी, कि भाई ये हमारे तरफ से डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेगा, देन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लीगल कंप्लायंस। फिर इसके अलावा वो रेसिडेंट होना भी जरूरी है। रेसिडेंट का मतलब है 182 दिन वो पिछले साल अपने यहाँ पे मौजूद था, प्रेजेंट था इन इंडिया। कैरेक्टरिस्टिक सिंपल से है, मैं डीप में नहीं जाऊंगा। ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ये अलग है और इसको बनाने वाले लोग अलग है, तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। फिर बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन किया है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी, पहली चीज इसमें आएगी एक कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, पुराना एक्ट था, एंड इंक्लूड्स अ एलएलपी। एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एंड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। यानी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में क्या बोल दिया इन्होंने? इन्होंने बोल दिया बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स पहले तो एक कंपनी, यानी एक नॉर्मल कंपनी, इंडियन कंपनी। दूसरी, इंडियन एलएलपी। फिर बोल दिया फॉरेन एलएलपी, और फिर बोल दिया फॉरेन कंपनी। ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आती है एज पर एलएलपी एक्ट। हर एक्ट में अलग डेफिनेशन होती है बॉडी कॉर्पोरेट की, ये आपको यहाँ की डेफिनेशन बताई गई है। वैसे मैंने आपको बताया बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर वर्ड, अगर आपको साधारण शब्दों में इसको समझना है तो आप ध्यान रखो, हर एक चीज जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसका परपेचुअल सक्सेशन है, वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है। जैसे LIC, इट इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है। बट क्या नहीं आएगा वो भी बता दिया, ये कोई खास काम का नहीं है आपके लिए। परपेचुअल सक्सेशन आपको पता है, इसको फर्क नहीं पड़ता लोगों के आने जाने से, लोग आएंगे जाएंगे जिएंगे मरेंगे पर कंपनी चलते रहेगी। सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये अलग व्यक्ति विशेष बन चुकी है। म्यूचुअल एजेंसी, ध्यान रखो म्यूचुअल एजेंसी का जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो सिर्फ पार्टनरशिप में होता है, कि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है और प्रिंसिपल भी होता है। यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, यहाँ पे हर एक पार्टनर सिर्फ एलएलपी का एजेंट है, बट वो बाकी के पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता, वो सिर्फ एलएलपी के बिहाफ पे काम करेगा। तो एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। सो यहाँ पे मैं अपने कार्य से बाकी पार्टनर्स को बाइंड नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स मैं एलएलपी को बाइंड कर सकता हूँ। फिर एलएलपी एग्रीमेंट हो गए। एलएलपी एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स बताई जाती है, कि किसके क्या अधिकार और क्या जिम्मेदारियां रहेगी, क्या पार्टनरशिप का रेशियो रहेगा, ये सब चीजें इसमें बताई जाती है, कौन व्यक्ति कितना काम कर सकता है। फिर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कानून के द्वारा बनाया गया, बट क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये हर वो काम नहीं कर सकेगा जो एक व्यक्ति कर सकता है। जैसे आप ये नहीं देखोगे इसकी कभी शादी हो रही है, आप ये नहीं देखोगे ये कभी कोई सीए जैसी पढ़ाई कर रही है, एलएलपी। सो एलएलपी हर वो काम नहीं कर सकती जो एक व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ऐसे काम जो सिर्फ एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, वो काम एक कंपनी या एलएलपी नहीं कर सकती। कॉमन सील भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो रख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट कॉमन सील भी आप बिजनेस कर सकते हैं। वहां पे फिर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स उसको साइन करते हैं डॉक्यूमेंट को। एलएलपी
में लिमिटेड लायबिलिटी आ जाती है, जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसीलिए हमने एलएलपी बनाया था, नहीं तो पार्टनरशिप तो हमारी चल ही रही थी। फिर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे पार्टनर्स खुद ही मैनेज करते हैं, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का सेपरेशन नहीं है। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम 2 रहते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने भी लोग इसमें हो सकते हैं। यहाँ पे भी बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए होना चाहिए। जैसे आपने देखा कंपनीज एक्ट में कंपनी प्रॉफिट के लिए एंड नॉट फॉर प्रॉफिट दोनों के लिए बनाई जा सकती है, बट एलएलपी जब भी बनाई जाएगी इट विल बी ओनली फॉर प्रॉफिट। इन्वेस्टिगेशन, कंपनीज एक्ट में कई जगह पे गवर्नमेंट को पावर होते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है कंपनी के अंदर कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये चीजें देख सकती है। उसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कराया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट इन एनी एलएलपी। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट मींस मर्जर्स, अमलगमेशन, दो एलएलपी को जोड़ना, ये सब चीजें भी यहाँ पे पॉसिबल है। कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, जैसा कि अभी ऊपर बताया था मैंने, फर्म, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एलएलपी। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि कंपनीज एक्ट में जितनी भी फाइलिंग होती है पूरी ई फाइलिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी पूरी की पूरी फाइलिंग जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिक वे में होगी। इसको भी आपको एमसीए की साइट पे जाके फाइलिंग करना पड़ता है, जैसा कंपनीज एक्ट में होता है, बिल्कुल सेम प्रकार से। इनफैक्ट एक ही चीज है, एक ही व्यक्ति है जो इसको रेगुलेट करता है, एमसीए। फॉरेन एलएलपी भी हो सकती है जो कि बाहर रजिस्टर की गई है बट जो भारत में बिजनेस कर रही है। एडवांटेजेस, सिंपल से एडवांटेजेस है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर है इसका, ये पार्टनरशिप जैसा नहीं है, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट, जिसको हम एलएलपी एग्रीमेंट बोलते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे पार्टनरशिप फ्लेक्सिबल है, जैसा चाहो आप ऐसे काम कर सकते हो। कंपनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, मैं मेंबर हूं बट मैं काम नहीं कर सकता, तो कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई आपको पार्टनरशिप की, और साथ में यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट भी उतनी ज्यादा, प्रोसीजर रिक्वायरमेंट भी उतनी ज्यादा फॉलो नहीं करना है। करना है ऑफ कोर्स मोर देन पार्टनरशिप बट लेस देन द कंपनी। तो ये इसका एक और एडवांटेज हो गया। इजी टू फॉर्म, आसानी से बन जाती है एज कंपेयर टू कंपनी। फिर ऑल पार्टनर्स इन एलएलपी एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटीज। इट हैज अ फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, जितना आपको चाहिए उतना कैपिटल रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज इजी टू डिसॉल्व एज कंपेयर टू द कॉर्पोरेट फॉर्म्स इन ए कंपनी। कंपनी जैसे खत्म करना है तो आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है एनसीएलटी में, उसके बाद ही खत्म हो सकती है, बट यहाँ पे इसको आसानी से आप खत्म कर सकते हैं। नेम रिजर्वेशन इनकॉर्पोरेशन भी सेम प्रकार से होता है, जैसा मैंने आपको कंपनीज एक्ट में बताया था। सबसे पहले आपको जो भी व्यक्ति एलएलपी बनाना चाहते हैं वो लोगों को क्या करना पड़ेगा, नाम रिजर्व करना पड़ेगा। नाम रिजर्व करने के लिए एक फॉर्म होता है रन, रन एलएलपी, तो रिजर्व यूनिक नेम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये एक फॉर्म है। इस फॉर्म में आपको नाम रिजर्व करना पड़ता है। जो नाम है, नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, या इट शुड नॉट बी too closely resembling or identical with any of the existing partnership firm LLP or any other body corporate, या किसी के ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसा नाम नहीं ले सकते जो कि ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी वगैरह का है। सो ये आपको ध्यान रखना है, आपका नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी या पार्टनरशिप फर्म वगैरह से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। फिर आपने रिजर्व कराना है, रिजर्व कैसे कराओगे, जैसा मैंने बताया रन फॉर्म रहेगा, रन एलएलपी, इसमें आप रिजर्व कराओगे। आपको एप्लीकेशन करना है टू दी रजिस्ट्रार, यहाँ पे भी आरओसी के पास ही एप्लीकेशन जाएगी क्योंकि सेम अथॉरिटी बताई गई है, और एप्लीकेशन रन एलएलपी में करोगे आप। अगर ये पॉइंट सही होते हैं, ये पॉइंट प्रॉपर हैं कि अनडिजायरेबल नहीं है, आइडेंटिकल या क्लोजली रिसेम्बलिंग नहीं है, तो ऐसे केसेस में आरओसी इसको रिजर्व कर देगा। जैसा कि आपने देखा था कि रिजर्वेशन ऑफ नेम होता है इन कंपनी, वैसे यहाँ रिजर्व होगा, वहां पे 20 दिन के लिए होता था, यहाँ पे फॉर 3 मंथ्स होगा। 3 महीने के लिए आपका नाम रिजर्व हो जाता है, फिर आप आगे की स्टेज पे जा सकते हैं। आगे के स्टेज में आपको फाइलिंग करना है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स की, तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा आपको। फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति ये लोग जुड़ेंगे फॉर प्रॉफिट एंड दे विल सब्सक्राइब टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनेगा एक, जैसे एमओए होता है उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक डॉक्यूमेंट बनेगा। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, वैसे ही फाइलिंग होगी किसके पास, आरओसी ऑफ द स्टेट, जो भी रजिस्ट्रार रहेगा।
उसके पास फाइलिंग होगी, एंड इसके साथ एक स्टेटमेंट देना पड़ता है आपको। स्टेटमेंट यानी क्या, जैसा डिक्लेरेशन था, जस्ट लाइक अ डिक्लेरेशन, जैसा आपने पढ़ा था डिक्लेरेशन है इन द केस ऑफ कंपनी, उस प्रकार से यहाँ पे स्टेटमेंट देना है आपको। क्या स्टेटमेंट देना है कि जो भी रूल्स वगैरह बताए गए ये सब कंप्लाई किया गया है, और ये आपको फाइल करना पड़ेगा विद द रजिस्ट्रार। इसको साइन किया जाएगा बाय जो भी प्रोफेशनल एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी है, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, एडवोकेट, और बाय एनीवन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सब्सक्राइबर। तो ये दो जन इसको साइन करेंगे और इसको फिर फाइल करना है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को फिर शैल बी इन द फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, उसका जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसमें होना चाहिए। तो फॉर्म 3 है यहाँ, ई फॉर्म 3, उसमें होना चाहिए। वो फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। स्टेट द नेम ऑफ एलएलपी, सिंपल से पॉइंट्स है क्या क्या होना चाहिए उसमें, जैसे एक डीड में होता है उस प्रकार से इसमें भी कुछ चीजें होगी। State the proposed business of LLP, state the address of the registered office of LLP, फिर state the name and addresses of each persons who are partners, names and address of each persons who are designated partners। तो पहले बोल दिया partners, फिर बोल दिया designated partners, contain such information as may be prescribed। फिर इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबाउट अबव विच इज फॉल्स, अगर आपने झूठा डिक्लेरेशन दिया, ऊपर जो बताया गया वो झूठ बोला है आपने, तो ऐसे केसेस में ही इज पनिशेबल विथ 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 10,000 से लेके 5 लाख तक के फाइन। फाइन या पेनल्टी के क्लॉजेस याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनकॉर्पोरेट होगा, जैसे कंपनी के केस में होता था, जो दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उस पे जो डेट लिखी है वो डेट से इनकॉर्पोरेशन हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा। आपका जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दी गई है ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वहां से वो अलग एक एंटिटी बन जाएगी। ये 14 डेज के अंदर आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट देगा, शैल गिव अ सर्टिफिकेट, और उसमें नाम लिखा होगा कि ये हमारे एलएलपी का, आपके एलएलपी का नाम है। फिर रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर, ये जो स्टेटमेंट दिया है ऊपर ये वाला, ये स्टेटमेंट को वो सफिशिएंट प्रूफ मान सकता है कि हाँ पूरे जो इनकॉर्पोरेशन की फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो गई है। तो रजिस्ट्रार जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट को एक वैलिड प्रूफ मान सकता है, इट कैन बी अ सफिशिएंट एविडेंस फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। फिर सर्टिफिकेट के ऊपर रजिस्ट्रार के साइन होना चाहिए और ऑफिशियल सील होना चाहिए। सर्टिफिकेट शैल बी द कंक्लूसिव एविडेंस कि एलएलपी बन चुकी है। तो सर्टिफिकेट पे डेट रहेगी उस दिन से एलएलपी का फॉर्मेशन हो चुका है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंजेस देयरइन, आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशंस किए जाएंगे, आपको अगर किसी को भेजना है कोई नोटिस वगैरह, और या फिर दूसरे कोई आपको नोटिस भेजना चाहते हैं, तो कहाँ भेजा जाएगा, इट विल बी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो फॉर ऑल द कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस ये एक रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करेगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इसको आप भेज सकते हैं एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। कैसे भेज सकते हैं, बाय पोस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, ये सब पोस्ट के अलग अलग फैसिलिटीज है, रजिस्टर्ड पोस्ट या एनी अदर मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। और उसी प्रकार से अगर कोई बदलाव होता है आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में, चेंज होता है, तो ये चेंज भी आपको बताना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार, क्योंकि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आज तक यहाँ पे था, आज बदल के दूसरी जगह गया, तो इट शुड बी इन्फॉर्म्ड, तो वो आपको बताना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी ने, सॉरी एलएलपी ने अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं रखा है, तो 2,000 से लेके 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है उसके हर एक पार्टनर के ऊपर। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से क्या हो जाएगा, जैसा हमने कंपनीज एक्ट में सेक्शन 9 पढ़ा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, परपेचुअल सक्सेशन मिल जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा, ये एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगी, इसके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है और ये भी केस फाइल कर सकती है। ये खुद के नाम से एसेट्स वगैरह होल्ड कर सकती है, प्रॉपर्टी वगैरह होल्ड कर सकती है, बेच सकती है, खरीद सकती है। ये एक कॉमन सील रख सकती है अगर इसको लगता है तो, एंड ये हर वो चीज कर सकती है जो एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है, यानी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ये सब चीजें इसको प्राप्त हो जाती है। चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, अगर गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भाई ये एलएलपी का नाम तो गलती से ऐसा दे दिया गया है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलएलपी से मिलता जुलता है, या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि इट इज अनडिजायरेबल, तो या तो आइडेंटिकल या क्लोजली रिसेंबलिंग टू एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म, कंपनी वगैरह,
तो ऐसे केसेस में वो बोल सकती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेंड दी नोटिस टू एलएलपी और उसको बोला जाएगा चेंज द नेम, नाम बदलने बोला जाएगा विद इन 3 मंथ्स। जो हमने टाइम दिया है वहां से जब हमने जिस दिन नोटिस दिया है वहां से 3 महीने के अंदर नाम आपको बदलना पड़ेगा। तो विद इन दैट डेट आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। तो कंपल्सरली आपको नाम बदलना पड़ सकता है अगर गलती से ऐसा नाम अलाउ हो गया था जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी एलएलपी का था, तो आपको नाम बदलने बोला जाएगा और आपको नाम बदलना पड़ेगा कंपल्सरली। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स। यहाँ पे आपको जो डेट्स वगैरह दी है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई नहीं करता है, कोई एलएलपी उसको नहीं बदलती है, तो ऐसे केसेस में उसके ऊपर पेनल्टी है 10,000 से 5 लाख और हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर पे 10,000 से 1 लाख। पेनल्टी क्लॉजेस याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, जैसा मैंने आपको बताया, पहली चीज है रिजर्वेशन ऑफ नेम। आपको पूछा जा सकता है स्टेप्स, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप वही रहेगी कि आपको नाम रिजर्व करना है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, ऐसा है, थोड़ा सिग्नल गया था। हाँ, तो मैं बता रहा था स्टेप्स आपके लिए इनकॉर्पोरेट करने के लिए जरूरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। रिजर्वेशन ऑफ नेम, रिजर्वेशन ऑफ नेम रन एलएलपी फॉर्म में होता है। पहले आप नाम रिजर्व करोगे, देन यू विल इनकॉर्पोरेट दी एलएलपी। कैसे इनकॉर्पोरेट होगी? तो आपको फॉर्म फाइल करना है जिसमें डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे। जैसा हमने देखा था कि स्पाइस फॉर्म है, वैसा ही यहाँ पे एक है फिलिप। फिलिप फॉर्म है। फिलिप का मतलब वही है, फाइलिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो फाइलिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट्स है वो। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो इनकॉर्पोरेशन के वो देना पड़ता है। साथ में यहाँ पे भी जैसा हमने पढ़ा था इन कंपनीज एक्ट, आपको कंसेंट लेना पड़ता है और इंटरेस्ट लेना पड़ता है ऑफ द डायरेक्टर्स कि वो डायरेक्टर बनने को तैयार है। उसी प्रकार से यहाँ पे पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स से कंसेंट ली जाती है कि तुम पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने को तैयार हो, और एलएलपी एग्रीमेंट फाइल किया जाता है। एलएलपी एग्रीमेंट कंपलसरी है, आपको बनाना ही पड़ता है। तो एलएलपी एग्रीमेंट जो है ये फॉर्म 3 में बनाया जाता है। ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आप ये फाइल कर सकते हैं, या तो उसी टाइम फाइल कर दो अगर आपने बना लिया है तो, जब आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, या फिर अगर आपने पहले इनकॉर्पोरेट कर लिया है तो विद इन 30 डेज आप इसकी फाइलिंग कर सकते हैं। पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस, पार्टनर्स कौन कौन हो सकते हैं? तो ये वही पॉइंट है जो ऑलरेडी मैंने बताया। तो पार्टनर्स कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि एक इंडिविजुअल हो या कॉर्पोरेट हो, बॉडी कॉर्पोरेट। और ये कैसे होगा पार्टनर? तो बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करेगा, साइन करेगा और वो पार्टनर बनेगा। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, तो रिलेशनशिप्स इनके जो होते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, आपस में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे ये एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा होता है। जैसा बोला जाएगा वैसा रहेगा। इसके अलावा एलएलपी एग्रीमेंट और उसके कोई चेंजेस है तो ये भी रजिस्ट्रार के पास आपको फाइल करना पड़ेगा। अगर किसी भी प्रकार के चेंजेस होते हैं आपके बीच के राइट्स ड्यूटीज में, शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो कुछ भी चेंजेस होंगे तो ये आपको फाइल करना पड़ेगा। फिर एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन बिटवीन द सब्सक्राइबर्स, जो इन्होंने पहले एग्रीमेंट बनाया था कि हम पार्टनर बनने को तैयार हैं, जैसे ही एलएलपी बनती, क्योंकि ये तो इन्होंने पहले बनाया होगा, यहाँ पे समझो एग्रीमेंट बनाया, फिर यहाँ पे अगर एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो इसके बाद में ये जो एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट को इन लोग अप्रूव करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हाँ हम ये एग्रीमेंट को रेटिफाई करते हैं। सो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ये एग्रीमेंट को अप्रूव किया जाता है, रेटिफिकेशन किया जाता है। तो सिंपल से पॉइंट्स है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, अगर किसी एलएलपी ने एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो आपका जो फर्स्ट शेड्यूल है ये एलएलपी एग्रीमेंट करके काम करता है। ठीक है, तो अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाया तो फर्स्ट शेड्यूल विल एक्ट एज एलएलपी एग्रीमेंट। सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट बिल्कुल सेम है जैसा पार्टनरशिप में पढ़ा था। जिस तारीख तक के वो व्यक्ति जुड़ा है आपकी फर्म के साथ, तब तक के वो जिम्मेदार होता था। बिल्कुल उसी प्रकार से एलएलपी में भी अगर कोई व्यक्ति
जुड़ा है तो जब तक के वो जुड़ा था तब तक के वो लायबल रहेगा, उसके अलग हो जाने के बाद वो लायबिलिटी से मुक्त हो जाता है। ठीक है। सो ये कैसे आप रिटायर हो सकते हैं फ्रॉम एन एलएलपी? तो आप नोटिस देके रिटायर हो सकते हैं। पहले तो अगर आपने कुछ लिखा है एलएलपी एग्रीमेंट में तो एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से रिटायरमेंट होगा। अगर आपने कुछ नहीं लिखा है एलएलपी एग्रीमेंट में तो आप नोटिस देके रिटायर हो सकते हैं, और नोटिस जो है ये 30 डेज का रहेगा। जैसे आज मैंने नोटिस दिया तो 30 डेज के बाद में रिटायर हो जाऊंगा, 30th डे को मैं रिटायर हो जाऊंगा। ठीक है। और जब मैं अलग हो जाता हूं, या तो डेथ से हो रहा है या डिक्लेयर टू बी अनसाउंड माइंड या इंसॉल्वेंसी हो रही है किसी भी प्रकार से, तो इस प्रकार से भी एक व्यक्ति रिटायर हो जाएगा, हट जाएगा एलएलपी से। अब अगर वो हट गया है तो कब तक लायबल रहेगा? तो जब तक के वो पार्टनर था तब तक लायबल है। एक बार वो हट चुका है तो अब वो लायबल नहीं रहेगा। तो वही बताया गया है यहाँ पे। फिर अगर वो अलग हो गया, समझो किसी की डेथ हो गई या अलग हो रहा है, तो क्या किया जाएगा? तो बुक्स को यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, सेटल किया जाता है। बुक्स बनाए जाएंगे, उसका जो भी हिस्सा आ रहा है इन दी कैपिटल, तो कैपिटल उसको वापस किया जाएगा, और जो भी उसका प्रॉफिट बचा हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो जमा है, रिजर्व्स वगैरह, उसमें भी उसका हिस्सा रहेगा। तो वो अपना हिस्सा मांग सकता है, क्योंकि जब तक वो पार्टनर था तब तक के जो प्रॉफिट कमाया गया है उतना उसको अधिकार रहेगा, वो उस पे पैसा मांग सकता है। फिर अगर अगर कोई व्यक्ति हट जाता है डेथ या इंसॉल्वेंसी से या किसी भी प्रकार से, तो ही शैल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफियर इन द मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी। ये भी सिंपल सा पॉइंट है। एक बार एक व्यक्ति रिटायर हो गया या डेथ हो गई तो ऐसे केस में आप वो या उसका रिप्रेजेंटेटिव्स एलएलपी को मैनेज नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स बदलते हैं तो ये भी आपको बताना पड़ता है। सिंपल सा पॉइंट है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो कैसे बताना पड़ता है मैं डायरेक्टली बता देता हूं। जैसे एक पार्टनर का कोई नाम वगैरह चेंज हो रहा है, तो ये पार्टनर क्या करेगा? ये पार्टनर एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा। कितने दिन के अंदर? 15 डेज। और फिर एलएलपी इन्फॉर्म करेगी रजिस्ट्रार को, और ये रहेगा विद इन 30 डेज। और ये 30 डेज कहां से देखना है? यहां से, जब इसका नाम बदला था वहां से 30 डेज। ठीक है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको 30 डेज देखना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली जो व्यक्ति का नाम बदल रहा है वो व्यक्ति बताएगा एलएलपी को, एलएलपी बताएगी रजिस्ट्रार को। तो इस प्रकार से चलेगा। फिर इसके लिए आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म लगेगा, प्रिस्क्राइब्ड फीस लगेगी, और डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, इनकमिंग पार्टनर है, तो वो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति आ रहा है, तो उसकी भी जानकारी आपको देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो पेनल्टी है फॉर द कॉन्ट्रवेंशन। पेनल्टी पड़ने की जरूरत नहीं है। 2,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक के ऑन दी एलएलपी एज वेल एज दी पार्टनर्स। फिर एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर। तो किस हद तक के बाइंड किया जा सकता है एक पार्टनर को या एक एलएलपी को? तो सबसे पहली बात, एलएलपी की लायबिलिटी सिर्फ एलएलपी की लायबिलिटी होती है, वो पार्टनर्स की लायबिलिटी नहीं होती। जैसे पार्टनरशिप में आपने पढ़ा था कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वही पार्टनरशिप की है, फर्म की है। जो फर्म की लायबिलिटी है वही पार्टनर्स की लायबिलिटी है। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एलएलपी अलग व्यक्ति है और पार्टनर अलग व्यक्ति है। तो अगर एलएलपी कुछ कार्य कर रही है और पार्टनर कुछ कार्य कर रहे हैं तो एलएलपी अपने एक्ट के लिए लायबल है और पार्टनर्स अपने एक्ट के लिए लायबल है। हाँ, एलएलपी के बिहाफ पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो एलएलपी को बाइंड कर पाएगा, बिकॉज एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द एलएलपी। वो एजेंट ऑफ एलएलपी है बट ही इज नॉट द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड भी करता है, समझो एक पार्टनर फ्रॉड कर लेता है, तो ऐसे केसेस में भी फ्रॉड करने के बाद भी सिर्फ एलएलपी जिम्मेदार रहेगी एंड नॉट द अदर पार्टनर्स। सिर्फ एलएलपी जिम्मेदार रहेगी फ्रॉड के लिए भी। इन इवन इन केसेस ऑफ फ्रॉड ये पार्टनर जिम्मेदार नहीं होते। ये जिम्मेदार रहेगा जिसने फ्रॉड किया है और एलएलपी जिम्मेदार रहेगी। और ये जिम्मेदार रहेगा टू अनलिमिटेड एक्सटेंट। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसने गलत किया है तो वो जिम्मेदार रहेगा टू अनलिमिटेड एक्सटेंट। बाकी लोगों की लायबिलिटी लिमिटेड है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जितना पैसा उन्होंने एलएलपी में लगाया है मैक्सिमम उतनी ही उनकी लायबिलिटी रह सकती है। ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं पूरे। इनफैक्ट ये दोनों पॉइंट कवर हो जाते हैं। इवन रॉन्गफुल एक्ट के लिए सिर्फ वो व्यक्ति जिम्मेदार रहेगा जिसने गलत किया है। ठीक है। तो जैसे इसने अगर झूठ बोला है तो यही जिम्मेदार रहेगा अलॉन्ग विथ एलएलपी। एलएलपी तो है ही जिम्मेदार, बट
बाकी के पार्टनर्स बाइंड नहीं होते। जिसने झूठ बोला था वो बाइंड होता है, बाकी एलएलपी के एक्ट एलएलपी के रहते हैं, पार्टनर्स के एक्ट पार्टनर्स के होते हैं। तो पार्टनर्स एलएलपी के एक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होते, ओनली एलएलपी इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एलएलपी। देन होल्डिंग आउट का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है जैसा हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था। पार्टनरशिप में मैंने बताया था एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति आपके साथ जाता है एलएलपी के साथ, एक एलएलपी है, एलएलपी के साथ जाता है। एलएलपी मीन्स आप दो पार्टनर हो समझो एलएलपी में, और मैं भी हूं, मैं आप दोनों के साथ जाता हूं और एक दुकान में जाके बोलता हूं कि मैं खुद भी ये एलएलपी में पार्टनर हूं। एक्चुअल में मैं पार्टनर नहीं हूं, आप दो जन पार्टनर हो, बट मैं बोलता हूं मैं भी पार्टनर हूं। तो ऐसे केसेस में मुझे पार्टनर मानते हुए अगर ये व्यक्ति गुड्स दे देता है तो मैं यहाँ जिम्मेदार हो जाऊंगा टू द पर्सन हु हैज गिवन द क्रेडिट। तो इसको ही हम बोलते हैं बाय स्टॉपल मैं यहाँ पे पार्टनर बन गया, या होल्डिंग आउट और स्टॉपल एक ही बात है। तो स्टॉपल से मैं यहाँ पे पार्टनर बन गया। तो एलएलपी बाय होल्डिंग आउट या स्टॉपल सेम कंसेप्ट है। वैसे स्टॉपल और होल्डिंग आउट में हल्का सा फर्क होता है जो मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल पे बताऊंगा, अभी आपके लिए फिलहाल कोई काम का नहीं है। तो ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है जैसा हमने होल्डिंग आउट पढ़ा था इन पार्टनरशिप फॉर्म। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, ये वही चीज बताइए जैसा मैंने बताया था कि लायबल कौन रहता है, वैसे एलएलपी के एक्ट के लिए एलएलपी लायबल है और पार्टनर्स खुद अपने एक्ट के लिए लायबल है। लेकिन अगर फ्रॉड होगा तो क्या होगा? तो अगर फ्रॉड हुआ है तो वो व्यक्ति जिसने फ्रॉड किया है प्लस एलएलपी ये दोनों लायबल है, लेकिन जो इनोसेंट पार्टनर्स रहेंगे वो लोग लायबल नहीं रहेंगे। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो भी एक्ट एलएलपी के द्वारा किया गया है वो सिर्फ एलएलपी का एक्ट है, और इसीलिए इवन इन केस ऑफ फ्रॉड सिर्फ एलएलपी इज लायबल एंड द पर्सन हु हैज कमिटेड फ्रॉड इज लायबल एंड नॉट द अदर पार्टनर्स। तो बाकी के लोग ये लोग जिम्मेदार नहीं होते क्योंकि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और ये जो जिम्मेदारी रहेगी ये कैसे रहेगी? अनलिमिटेड एक्सटेंट तक। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। इन एडिशन टू द पेनल्टीज, पेनल्टी भी लगेगी। जिसने भी झूठ बोला था, गलत किया था, फ्रॉड किया था, 2 साल की सजा और 50,000 से 5 लाख तक के उसको पेनल्टी लग सकती है। ये भी आपके फिलहाल काम का नहीं है। एक सेकेंड। तो यहाँ तक कोई डाउट्स होंगे आपके तो पूछ सकते हैं। वैसे बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ये सब चीजें। अपन ने या तो पार्टनरशिप या फिर कंपनीज एक्ट कहीं ना कहीं ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी कोई डाउट्स होंगे आपके अगर तो आप पूछ सकते हैं। आज से आपका वनडे रिवीजन भी है, इनफैक्ट कल से ही चालू हो गया, तो वनडे रिवीजन भी है, तो मेरे ख्याल से आप लोग वो भी करेंगे। तो मैं इसको जल्दी इसीलिए आज कंक्लूड कर दूंगा। हाँ, सो ये देख रहे थे हम फ्रॉड वाला। डायरेक्टली विसल ब्लोइंग पे आ जाते हैं। विसल ब्लोइंग का क्या मतलब होता है? कई बार क्या होता है, कंपनी या फर्म या एलएलपी कुछ गलत कर रही है, हमको पता होता है, लेकिन हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं क्योंकि हमको क्या डर रहता है। जैसे समझो मैं अगर एम्प्लॉय हूं कंपनी का, मैं अकाउंटेंट हूं, तो मुझे पता है कि कंपनी गलत काम कर रही है, फ्रॉड कर रही है, लेकिन मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि मैंने अगर कुछ बोला तो मेरे ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा, मेरा जॉब चला जाएगा। सो यहाँ पे मेरे को डर रहता है। वैसे ही सीए लोगों को पता होता है, कई बार एडवोकेट्स को पता होता है कि कुछ गलत किया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि आपको अगर पता है तो आप जानकारी दो, बताओ, लेकिन लोग नहीं बताते क्योंकि लोगों को डर रहता है। और इसीलिए विसल ब्लोइंग का एक कंसेप्ट लाया गया है। विसल ब्लोइंग का क्या मतलब है? अगर आपको पता है और आप हमारी मदद करते हैं तो आपके ऊपर हम एक्शन नहीं लेंगे, तो आपको हम जबरदस्ती कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। जैसे कि कई लोग इसीलिए नहीं बताते, यार अपने कोई तकलीफ हो जाएगी इससे, तो अपने ऊपर कंपनी भी एक्शन लेगी, उधर कोर्ट की भी प्रोसीडिंग्स चलती रहेगी, तो अपने ऊपर जबरदस्ती का टेंशन आ जाएगा। सो एलएलपी वगैरह में सेम कंसेप्ट कंपनी में भी आपको मिलता है। सो यहाँ पे अगर कुछ भी गलत होते दिख रहा है तो आपने आवाज उठाना चाहिए, बस इतनी चीज बोलता है विसल ब्लोइंग। तो विसल ब्लोइंग मीन्स आप सीटी बजाओगे और बताओगे, जैसे एक चौकीदार सीटी बजाता है और बताता है कि देखो गलत हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे ये सीटी बजाएंगे और बताएंगे कि देखो गलत हो रहा है यहाँ पे और इसको ठीक किया जाए, और आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। वो चीज यहाँ पे बताई गई है। कोई भी पार्टनर या एम्प्लॉय अगर कुछ बताता है
तो उसके ऊपर एक्शन नहीं ली जाएगी, उसको न डिस्चार्ज किया जाएगा, डिमोट किया जाएगा, सस्पेंड, थ्रेटेन, हैरेस या किसी भी प्रकार से उसको एलएलपी से निकाला नहीं जा सकता। तो प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये पर्टिकुलर क्लॉज। तो अगर किसी को पता था तो उसके ऊपर तो पेनल्टी लगाएंगे ही नहीं, पहली चीज कि उसने बताया, उसने कानून की सहायता किया है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। साथ में उसके ऊपर एलएलपी भी कोई एक्शन नहीं ले सकेगी। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे बताई गई है विसल ब्लोइंग। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह यहाँ पे बनाना पड़ता है और फाइल करना पड़ता है। जैसे पार्टनरशिप में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं था, लेकिन कंपनीज एक्ट में ऐसा प्रोविजन होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स का प्रोविजन होता है इन एलएलपी एज वेल। तो आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ये आप इवन कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस दोनों बना सकते हैं। वैसे आप जब अकाउंट्स पढ़ते हैं तो आप देखते हैं अक्रूवल बेसिस पे बनता है, लेकिन यहाँ पे इवन कैश बेसिस पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना अलाउड होता है। फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी आपको फाइल करना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का क्या मतलब है? तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का मतलब है, एक आपको जब साल खत्म होता है, जैसे समझो आपका ये साल खत्म हुआ, तो साल खत्म होने के बाद आपको बताना पड़ता है, आफ्टर ईच फाइनेंशियल ईयर आपको बताना पड़ता है एक स्टेटमेंट फाइल करके कि हम सॉल्वेंट है और हमारे जो अकाउंट्स है वो प्रॉपर है। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी ये फाइल करना पड़ता है। कब फाइल करते हो आप? साल खत्म होने के बाद। समझो आपका ये साल का अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी है, आपका है समझो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, तो ये आपको कब फाइल करना है? तो 2022 में, क्योंकि यहाँ पे आपका खत्म होगा 31 मार्च 2022 को, इसके बाद आप फाइल करोगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी ये आपको अगले साल फाइल करना पड़ता है विद इन 6 मंथ्स, तो 6 महीने के अंदर। तो ये 6 मंथ्स का टाइम रहेगा। ठीक है, जहां से आपका साल खत्म हुआ वहां से 6 महीना, यानी ये आती है 30 सितंबर की डेट, 30 सितंबर 22। तो 30 सितंबर 22 के पहले आपको ये फाइल करना पड़ता है। फिर फाइनेंशियल ईयर कोई खास काम का नहीं है, सिर्फ ये बताया है कि 31 मार्च को खत्म होता है। लेकिन कुछ एलएलपी ऐसी हो सकती है जो 30 सितंबर के बाद बनी है। जैसे एक एलएलपी बनी है समझो 24 दिसंबर को 2022, 22 ज्यादा हो गया 21, तो 2021 को बनी है समझो। अब यहाँ पे ये क्या सिर्फ 3 महीने का अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी क्या? क्योंकि यहां से क्या वो सिर्फ 31 मार्च तक बनाएगी? द आंसर इज नो। आपको यहाँ पे अलाउड है कि आप ये वाला या तो आप अलग बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं तो आप डायरेक्टली जो अगला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा आपका, यानी 31 मार्च 23 का, ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में ये 3 महीने को जोड़ दो। यानी सिंपल, आपको जरूरी नहीं है कि आप ये 3 महीने का अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, आप इसको जोड़ के पूरा बना सकते हैं। यानी 3 महीने को अगले साल में जोड़ दिया, तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1 साल से ज्यादा भी रख सकते हैं अगर आपकी कंपनी सितंबर के बाद बनी है, 30 सितंबर के बाद बनी है तो। ठीक है, तो बहुत काम का नहीं है टॉपिक, सिंपल ये बताता है। फाइलिंग विथ रजिस्ट्रार ये ऑलरेडी बताया मैंने, आपको फाइल करना है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स करना है आपको, जैसा भी गवर्नमेंट बताएगी उस हिसाब से। और गवर्नमेंट ने अगर किसी को एग्जेम्प्ट किया है तो वो एग्जेम्प्ट भी कर सकती है कि आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है, और पेनल्टी क्लॉजेस काम के नहीं है। एनुअल रिटर्न होता है, एनुअल रिटर्न भी आपको साल खत्म होने के बाद फाइल करना है। जैसे आपका साल खत्म हुआ 31 मार्च 22 को, तो यहां से विद इन 60 डेज आपको एनुअल रिटर्न्स फाइल करना है। ठीक है, तो विद इन 60 डेज एनुअल रिटर्न्स, और विद इन 6 मंथ्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। तो ये दोनों ही यहां से देखना है आपको। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स 6 महीना दिया गया है, 6 महीने के अंदर, और ये 60 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न्स। एनुअल रिटर्न में जानकारी होती है साल भर की पूरी, कि साल भर में हमने क्या किया, कैसे प्रॉफिट्स बढ़े, कौन कौन पार्टनर्स थे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स थे, ये सब चीजें उसमें बताई जाती है। कन्वर्जन ऑफ एलएलपी ऑलरेडी मैंने बताया, आप अगर फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेकंड शेड्यूल, प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में तो थर्ड शेड्यूल,
पब्लिक कंपनी को, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को फोर्थ शेड्यूल, ये फॉलो करके कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही कन्वर्जन हो गया, जैसे ही आपने कन्वर्ट कर लिया, जैसे यहां पे आपने कन्वर्ट किया, तो यहां पे ये जो फर्म थी ये खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो गई मान लिया जाएगा, एंड फ्रॉम दिस डेट मान लिया जाएगा एक एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, और रजिस्ट्रार विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द एलएलपी। सो यहां से फ्रॉम दिस डेट एलएलपी खत्म हो चुकी है, और एक सॉरी फर्म खत्म हो चुकी है, कंपनी खत्म हो चुकी है, और एलएलपी फॉर्म हो चुकी है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। फिर 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद जो रजिस्ट्रार है वो इसको एक सर्टिफिकेट देगा, और मान लिया जाएगा जो पुरानी कंपनी थी या जो पुरानी फर्म थी वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो गई, अपने आप वो डिसॉल्व हो गई। ठीक है। फिर इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे ही रजिस्टर हो गई तो वही सेम पॉइंट्स है कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी है वहां से वो अलग व्यक्ति बन जाएगी, उस नाम से वो एक एलएलपी फॉर्म हो जाएगी। पूरे असेट्स लायबिलिटीज जो फर्म की थी, तो जब वो कन्वर्ट हुई इसके पहले जो भी असेट्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म थे, तो ये जो असेट्स लायबिलिटीज रहेंगे ये अब एलएलपी के असेट्स और लायबिलिटीज बन जाएंगे वैसे के वैसे। एंड जो पुरानी कंपनी थी, फर्म और कंपनी, ये किसकी बात हो रही, ओल्ड फर्म और कंपनी की, तो जैसे आपने कंपनी या फर्म को यहाँ पे खत्म किया और एलएलपी को फॉर्म किया, तो ये ओल्ड जो फर्म या कंपनी थी इसकी बात हो रही, ये अपने आप मान ली जाएगी कि ये डिसॉल्व हो चुकी है, तो इट विल बी डीम टू बी डिसॉल्व्ड और न्यू एलएलपी फॉर्म हो चुकी है। फॉरेन एलएलपी सिंपल है, फॉरेन एलएलपी मींस एक ऐसी एलएलपी जो कि फॉरेन में रजिस्टर्ड है और जो भारत में बिजनेस कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरेन एलएलपी। फिर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, अगर आप एक एलएलपी को बंद करना चाहो तो कर सकते हैं, यस बंद कर सकते हैं, या तो अपनी इच्छा से या तो ट्रिब्यूनल के द्वारा। ट्रिब्यूनल कैसे कैसे वाइंड अप कर सकता है, तो अगर एलएलपी डिसाइड करती है कि ट्रिब्यूनल के द्वारा वाइंड अप किया जाए तो किया जा सकता है, या फिर एलएलपी ने 6 महीने तक के 2 से कम व्यक्तियों के साथ बिजनेस कर लिया, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर 2 जन थे लेकिन एक की डेथ हो गई और अकेला बचता है, तो 6 महीने के अंदर उसको दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करना है। अगर वो नहीं करेगा तो इसके बाद लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे भी ट्रिब्यूनल पावर रखता है कि इसको बंद कर सकता है, ट्रिब्यूनल कैन क्लोज डाउन दी एलएलपी। वैसे ही अगर एलएलपी अपनी डेट्स नहीं पे कर पा रही है तो बंद किया जा सकता है। इफ एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत के विपरीत काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इफ एलएलपी हैज मेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग, कौन कौन सी फाइलिंग, दोनों फाइलिंग, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल नहीं किया तो भी बंद कर सकते हैं, और एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किया तो भी बंद कर सकते हैं, बट 5 साल तक, 5 साल तक के अगर आपने ये फाइल नहीं किया कंटिन्यूअसली तो आपकी एलएलपी को बंद किया जा सकता है। और आखिरी पॉइंट, जब ट्रिब्यूनल को लगता है कि नहीं इसको बंद करना ही बेहतर रहेगा, तो ये एक जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज रखा हुआ है जिसमें वो अपनी इच्छा से बंद कर सकता है। बाकी सब रूल्स वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी कि वाइंडिंग अप कैसे होगा, इससे रिलेटेड रूल सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। मिसलेनियस बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ पार्टनर्स विद एलएलपी, जैसा कि मैंने बताया एलएलपी सेपरेट व्यक्ति है और उसको बनाने वाले लोग जो पार्टनर्स है वो अलग व्यक्ति है, और इसीलिए क्योंकि पार्टनर्स अलग व्यक्ति हैं तो दे कैन आल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद एलएलपी। जैसा हमने कंपनीज एक्ट में देखा था कि एक ली है, ली ने कंपनी बनाया और कंपनी से वो खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी पार्टनर्स है, उन्होंने एलएलपी फॉर्म किए, but partners are separate and LLP is separate, and hence the partners can also contract with the LLP. Application of the provisions of Companies Act, कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि एलएलपी को लगाना चाहिए तो वो अप्लाई करवा सकती है। कैसे अप्लाई करेंगे, तो वैसे ही वो बोल देंगे कि ये जो प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के ये एलएलपी को लगेंगे, और इसको एक ऑफिशियल गजट में ये लोग नोटिफाई कर देंगे, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा ये अप्लाई किया जा सकता है। ये जो भी नोटिफिकेशन होगा इट शुड बी पास्ड इन दी बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी जैसा एक कानून बनता है, जैसा एक एक्ट बनता है, उसी प्रकार से इसको भी बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास कराया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स सिंपल है ये, जैसा कंपनीज एक्ट में सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है वैसे ही यहाँ पे भी होती है। डॉक्यूमेंट्स जितने भी रहेंगे सब ई फाइलिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होगी। इसको साइन कैसे किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर से। तो यहाँ पे जो साइन है, साइन भी अपन हाथ से नहीं करते हैं, साइन जो होती है इट इज बाय वे ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर। और
जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं रजिस्ट्रार को, जो भी फाइलिंग की है, मान लिया जाएगा ये सब सही है, ये सब सच है। अगर आपने विद इन टाइम फाइल नहीं किया, इसमें जो भी टाइम बताया था उतने टाइम में फाइल नहीं किया, तो आप एडिशनल फीस पे करके बाद में टाइम के बाद भी फाइल कर सकते हैं। जैसे कि समझो कोई भी चीज की फाइलिंग थी, बोला गया था फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा वहां से 60 दिन के अंदर फाइल करो, आपने 60 दिन में फाइल नहीं किया, भूल गए, तो फिर क्या किया जाएगा, आपको 300 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, 300 दिन और दिया जाता है, पर आपको एडिशनल फीस लगेगी क्योंकि आपने लेट किया है, तो आपको हर दिन का 100 रुपया पर डे लगेगा और इतना पैसा पे करके आपको फाइल करने की अनुमति रहेगी। 300 दिन के बाद भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक्स्ट्रा टाइम दे सकती है। डिफरेंसेस डिफरेंसेस आप एक बार देख लेंगे, सिंपल से डिफरेंसेस हैं, वैसे ऑलरेडी आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता हैं, आप एक बार इसको रीड कर लेंगे तो आपको ऐसे ही समझ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। वैसे भी आज आपका वनडे रिवीजन है जो कि 9 बजे से है और 8:30 बज चुके हैं, तो अपन आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं और आप ओडीआर जो है उसके लिए बैठ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद कम थी आज ज्यादा लोग आएंगे नहीं, ऐसा लग रहा था, क्योंकि वनडे रिवीजन है वो पूरा सुबह से 9 से शाम तक के चलने वाला है आपका 7 बजे तक। तो भी आप लोग काफी लोग पूरे एक्टिवली बैठे हैं, तो अच्छी बात है। और अपना भी वनडे रिवीजन है बस 2 दिन बाद, यानी कल और परसों परसों अपना वनडे रिवीजन रहेगा 25 तारीख को। तो उसमें भी अपन एक दिन में पूरा ये रिवाइज कर लेंगे, पूरा का पूरा लॉ अपन रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अलग से शॉर्ट नोट्स है, वो शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो कल आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे और परसों अपनी क्लास रहेगी। तो चलो अच्छे से पढ़ाई करो, जिन लोग की अभी एग्जाम है वो लोग भी, और जिनकी एग्जाम अभी थोड़ी आगे है वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो। अपन ने कोर्स लगभग पूरा कंप्लीट किया है, लगभग क्या 100% कंप्लीट किया ही है, और बस मैंने कुछ जगह रीड नहीं किया हूँ, बाकी सब चीजें मैंने आपको बताया हूँ पूरा वैसा का वैसा जैसा बताया गया है आपके रेगुलर बैच में, उसी प्रकार से मैंने फास्ट ट्रैक बैच में भी पूरा बताया हूँ। सिर्फ फर्क यह है मैंने रीड नहीं किया हूँ। और आपको कोई भी अगर डाउट आता है तो आपके पास बैकअप के लिए पूरे के पूरे वीडियोस हैं ही, तो पूरे 100% वीडियोस आपके पास रेगुलर बैच के अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये जो फास्ट ट्रैक वीडियोस है ये भी मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। खास तौर पे लॉ की बात करो तो आप देखोगे आपको पूरी रेगुलर बैच भी मिल रही है, फिर आपको फास्ट ट्रैक बैच भी मिल रही है, वनडे रिवीजन भी मिल रहा है, पूरे बैकअप्स भी मिल रहे हैं, और आप लोग लिख के देते हैं तो मैं उसको चेक करके भी आपको बताता हूँ। तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं ये आपने लेना चाहिए। तो हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी आपने भी करना चाहिए, उतना पढ़ो, बराबर लिखो सब चीजें, और अच्छे से एग्जाम दो। ठीक है, तो चलो अपन यहाँ पे क्लास को कंक्लूड करते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपकी तुरंत अभी दूसरी भी क्लास रहेगी। तो जो लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए वनडे रिवीजन भी शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ कंक्लूड करते हैं, और वनडे रिवीजन में आपको और भी जो बाकी की चीजें हो मैं बताते रहूंगा। और भले ही कोर्स कंप्लीट हो गया है बट फिर भी आपको कोई भी डाउट्स है तो आप, मेरा नंबर है ही आपके पास, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनके पास नहीं होगा वो लिख लो, ये मेरा पर्सनल नंबर हो गया, और ऑफिशियल नंबर भी लिख लो। बाकी अपडेट्स वगैरह जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल से जनरली देता हूँ, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, या इंस्टाग्राम पे आपको पता लग जाते हैं कुछ अपडेट्स है कुछ है तो उस पे आप जुड़े रह सकते हैं। और यूट्यूब पे मैं रेगुलर ये वीडियोस वगैरह डालते रहूंगा, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कुछ अपडेट्स आए हैं तो। ठीक है, तो अपन क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं। चलो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।